दोस्तों आज की कहानी है सिर्फ नाम की पत्नी है भाग दो। चलो दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों पिछले भाग में हमने देखा कि मजबूरी से एक पति पत्नी साथ में रह रहे हैं और दोनों की शादी भी मजबूरी से हुई है। दोस्तों देखते हैं इसकी क्या वजह है, किस वजह से दोनों की शादी मजबूरी में हुई है। चलो दोस्तों हम पढ़ते हैं दूसरे भाग में। इसकी एक वजह यह भी है कि मैं खुद भी डिम्पल के साथ जिंदगी गुजारने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ऐसो आराम की जिंदगी गुजारने के लालच में किसी भी लड़की को एज ए लाइफ पार्टनर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं डिम्पल के नाना जी के कर्ज के बोझ के नीचे दबा नहीं होता तो डिम्पल के साथ शादी की फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए तैयार नहीं होता। इट मीन्स आपको शादी के पहले भी पता था कि डिम्पल मैडम के साथ ओरिजिनल शादी नहीं बल्कि शादी की फॉर्मेलिटी होने जा रही थी। हाँ, क्योंकि शादी से पहले ही डिम्पल ने मुझे बता दिया था कि वो मुझे उसके हस्बैंड का जगह नहीं दे पाएगी और उसके नाना जी की मौत होने के बाद मुझसे डिवोर्स ले लेगी। सर क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा है कि इस कंपनी के एम्प्लॉय होने के नाते आपको इस कंपनी के ओनर को उनकी ग्रैंड डॉटर को सही राह पर लाने में हेल्प करानी सही है? लगता है पर मैंने इसके लिए कोई कदम उठाया तो उसका सीधा परिणाम आने के 0% और उल्टा परिणाम आने के 100% चांस है, क्योंकि मेरे पास डिम्पल को सही राह पर लाने का एकमात्र यही रास्ता है। मैं डिम्पल के नाना जी को सारी हकीकत सच सच बता दूं और उसका यही परिणाम होगा कि डिम्पल के नाना जी उसे अपनी जायदाद से बेदखल करने की धमकी देकर उस पर मेरे साथ हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बनाने के लिए प्रेशर डालेंगे, जिससे बचने के लिए डिम्पल अपने प्रेमी के साथ मिलकर या तो उसके नाना जी को अपने रास्ते से हटा देगी या फिर उनके सामने सरेंडर कर देगी और इन दोनों सिचुएशन में नुकसान मुझे ही उठाना पड़ेगा। वो अपने नाना जी की जिद के सामने सरेंडर कर देगी तो हम दोनों को एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाकर एक आध बच्चा भी पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि उसके नाना जी उससे हम दोनों के बीच हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बनाने का इसी तरह का कोई सबूत मांगेंगे। इस कंडीशन में मैं उसके नाना जी की मौत हो जाने पर हमारे बच्चे को माँ या बाप से किसी एक के प्यार से हमेशा के लिए वंचित होना पड़ेगा और बाई चांस डिम्पल इससे बचने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसके नाना जी को ही रास्ते से हटा देगी तो मेरी अंतरात्मा उसके नाना जी की हत्या के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराकर उम्र भर परेशान करती रहेगी। इसलिए मुझे लगता है कि जो हो रहा है वही सही है। इस कंडीशन में अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव से उस दूरी पर खड़े डिम्पल के नाना जी ये सोचकर चैन से आखिर सांस ले सकेंगे कि वह डिम्पल को एक ऐसे लड़के के साथ अटूट बंधन में बांधने में कामयाब हो गए जो डिम्पल के साथ साथ उनके बिजनेस को भी संभालने में सक्षम है। मैं भी उनके अंतिम सांस लेने तक या उसके कुछ समय बाद तक इस कंपनी के लोन से मुक्त पाकर इस कंपनी और डिम्पल की जिंदगी की बर्बादी की गूंज की रेंज से बाहर निकलने के लिए स्वतंत्र हो जाऊंगा और डिम्पल भी अपने लाइफ को अपने एकांतरिक आबादी यहाँ बर्बाद करने के लिए स्वतंत्र हो जाएगी। आई थिंक अब तुम्हारे पास मुझसे पूछने के लिए कोई क्वेश्चन नहीं बचा होगा और ना मुझे देने के लिए कोई एडवाइस बची होगी। यू आर राइट सर, तो अब तुम अपनी सीट पर जाकर अपना काम करो और मुझे भी अपना काम करने दो। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दोज इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन विद मी, कहकर हिमेश केबिन से बाहर निकल गया और अमन एक गहरी सांस लेकर छोड़ने के बाद एक फाइनल के अध्ययन में व्यस्त हो गया। डिम्पल ने कमरे में दाखिल होकर बेड पर लेटे अमन के करीब आते हुए थैंक्स कहा तो अमन ने अपने मोबाइल की स्क्रीन से ध्यान हटाकर डिम्पल की ओर देखते हुए पूछा, किस लिए? नाना जी से यह कहने के लिए कि उन्होंने हॉस्पिटल जाते समय मुझे जिस लड़के के साथ
ओनली फॉर स्मार्ट पर्सनल कॉफी हाउस के अंदर जाते देखा वो देवांश नहीं बल्कि तुम थे। डिम्पल ने अमन से कुछ डिस्टेंस रखकर उसके साइड में लेटते हुए जवाब दिया, यार मुझे इसके बदले थैंक यू नहीं बल्कि तुमसे ये प्रॉमिसन चाहिए कि तुम मुझे दोबारा अपने नाना जी के सामने झूठ बोलने के लिए मजबूर नहीं करोगी। ओके, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अब तुम्हें नाना जी से मेरे लिए कभी कोई झूठ बोलना नहीं पड़ेगा। थैंक यू, गुड नाइट। अभी से गुड नाइट। ये मैंने तुम्हें सोने के लिए इंडिकेशन नहीं दिया बल्कि ये बताने के लिए कहा कि मैं सो रहा हूँ, तुम जब तक जागना चाहो आराम से जाग सकती हो। अरे ये तो मैं भी समझ गई थी कि तुम मुझे सोने के लिए नहीं कह रहे हो बल्कि खुद सोना चाह रही हो। मैं तो ये पूछना चाह रही थी कि तुम आज इतनी जल्दी सोना क्यों चाह रहे हो। आज कुछ ज्यादा ही थक चुका हूँ इसलिए आज टाइम से पहले ही नींद सता रही है। क्या अब मैं सो सकता हूँ? ओके सो जाओ बट जितनी जल्दी हो सके। यह कभी भी लुढ़क जाने की हैबिट चेंज कर लो बिकॉज मुझसे डिवोर्स लेने के बाद तुम जिस किसी से भी शादी करोगी वो तुम्हारी ये हैबिट बर्दाश्त नहीं करेगी। थैंक यू फॉर एडवाइस। तुम्हारे लिए मेरे पास एक और एडवाइस है बट तुम्हें लिमिट से ज्यादा नींद आ रही है तो कल दे दूंगी, नहीं आज ही दे दो। ओके, मैं ये कहना चाह रही थी कि तुम यहाँ इंटरेस्टिंग बातें करना सीख लो या फिर शादी करने का ख्याल दिल से निकाल दो। ओके, अब तुम भी मेरी एक एडवाइस पर गौर करो। बताओ, तुम एक बार देवांश का टेस्ट लेकर देख लो कि वो तुमसे प्यार करता है या तुम्हारे नाना जी की मौत के बाद तुम्हें मिलने वाली दौलत से। मैं ये कहकर एक बार ऑलरेडी उसका टेस्ट ले चुकी हूँ कि मैं अपने नाना जी की दौलत का मोह छोड़कर उसका हाथ थामने आ रही हूँ और फिर उसने मुझे इसका जो जवाब दिया उसे सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। जानते हो उसने मेरी इस बात का जवाब दिया। जानता तो नहीं हूँ पर मैं ये आसानी से अनुमान लगा सकता हूँ कि उसने क्या जवाब दिया होगा। गुड, अब क्या कहना है तुम्हारा यही कि तुम्हारी आंखें भी तुम्हारी माँ की तरह अपनी जिंदगी बर्बाद करने के बाद ही खुलेगी। यार थोड़ा क्लियर बोलो ना, मुझे तुम्हारा ये लास्ट वाला रिप्लाई बिल्कुल भी समझ नहीं आया। नो प्रॉब्लम, कल समझा दूंगा। बाय यार, इस बंदे का कुछ नहीं हो सकता। पता नहीं जिस लड़की की तकदीर में इस मुंडी इंसान का साथ लिखा होगा वो बेचारी इसके साथ खुद को कैसे एडजस्ट करेगी। अमन की आंखें बंद कर लेने के बाद डिम्पल बुरा सा मुंह बनाकर खुद से यह बात कहकर अपने मोबाइल में खो गई। फिर दूसरी सुबह, अच्छा सर अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। अरविंद ने विजयकांत के दोनों घुटनों को शुक्र शरण स्पर्श करने की औपचारिकता पूरी करते हुए जाने की इजाजत सही है। अरे शाही कॉफी वगैरह तो कुछ ले लो। उसकी बात पर विजयकांत की दी गई प्रतिक्रिया भी यही लगी कि वह भी मात्र शिष्टाचार की औपचारिकता ही पूरी कर रहे हैं। नहीं सर, आप सिर्फ मेरे सिर पर अपना हाथ रख दीजिए, ठीक है। ऊपर वाला तुम्हें सदा खुश सुमर्दी प्रदान कराए। विजयकांत से आशीर्वाद लेने के बाद धन्यवाद सर कहकर अरविंद चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए घर के बाहरी द्वार की ओर बढ़ गया। अमन अरविंद के घर की दहलीज पार करने के बाद विजयकांत ने घर के स्पष्ट फ्लोवर के एक कमरे की ओर देखते हुए आवाज दी तो कुछ पलों के बाद उस कमरे के गेट से अमन बाहर निकला और फिर डिम्पल भी बाहर निकल कर आ गई। जी नाना जी, अमन ने जीने से उतरकर हॉल में बैठे विजयकांत के करीब आने के बाद उनकी और सावलिया निगाहों से देखते हुए कहा। डिम्पल भी अमन का अनुसरण करती हुई उसके बगल में आकर खड़ी हो गई। तुम्हारी छोटी बहन की शादी तय हो गई और तुमने हमें अपनी बहन की शादी में इनवाइट करना तो दूर रहा, बताना तक जरूरी नहीं समझा। क्या हम इसकी वजह जान सकते हैं? विजयकांत द्वारा जाहिर की गई नाराजगी और उनके सवाल से सामना होते ही अमन के चेहरे पर पल भर के लिए तनाव के चिन्ह नजर आए, लेकिन इसके बाद उसका चेहरा पूर्वत भाविन हो गया। आई एम सो सॉरी फॉर इट, बट आपको इसके बारे में नहीं बताने का ऐसा कोई रीजन नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। एक्चुअली 3 दिन पहले ही मेरी सिस्टर का रिश्ता तय
तय हुआ है। और इन 3 दिनों में मैं हमारी कंपनी की एक सीरियस प्रॉब्लम में इतना ज्यादा उलझा रहा कि मुझे आपको ये बात बताना यह दिन नहीं रहा, पर मैं आज डिनर टाइम आपको इसके बारे में बताने ही वाला था और अपनी सिस्टर की मैरिज सेरेमनी में शामिल होने के लिए आपको इनवाइट भी करने वाला था। दोस्तों आज के भाग में बस इतना ही, फिर देखते हैं तीसरे भाग में। देखते हैं डिम्पल के नाना जी को अमन क्या क्या बताता है, अगले भाग में क्या क्या होता है। दोस्तों ये भाग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं तीसरे भाग में, तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों।